हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदेशों की एकता में नियंत्रण का दायरा क्या है, यानी निर्देशक और आदेशों की जो एकता का सिद्धांत था, जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत में हमने आधार पर एक कर्मचारी को एक ही श्रेष्ठ से, यानी एक उच्च से निर्देश मिलना, एक उच्च अधिकारी से निर्देश मिलना चाहिए, अर्थात एक ही अधिकारी और एक आदेशकर्ता होना चाहिए। तो एकल बोश एक निर्देशक का सिद्धांत के बारे में हमने उनकी कुछ परिभाषाएं और निर्देश की एकता की विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में मैंने अध्ययन किया था, जिसमें निर्देश की एकता के यानी आदेश की एकता के पक्ष में कुछ तर्क वैज्ञानिकों के दिया, जैसे हेनरी फ्योल के अनुसार और गुलिक व उर्विक के अनुसार कुछ पक्ष लिए गए थे, जिनमें से आज हम नियंत्रण का दायरा अध्ययन करेंगे। नियंत्रण का दायरा क्या होता है? जो अधीनस्थ यानी जो छोटे कर्मचारी अधीनस्थों को या कार्यों की इकाई की वह संस्था है जिसमें कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित यानी नियंत्रित तथा निरीक्षित करता है और नियंत्रण का दायरा कहलाता है। यानी अधीनस्थों को या कार्यों की जो कोई एक संस्था छोटी होती है, जैसे कोई ऑफिस में है, बॉस अपने आदेशों को व्यक्तिगत तौर पर आदेश देता है और उन पर नियंत्रित करता है और उनका निरीक्षित करता है, तो उनको क्या कहता है? एक नियंत्रित दायरा कहलाता है। नियंत्रित दायरा की कुछ परिभाषाएं। नियंत्रित दायरा की कुछ परिभाषाओं में पहली परिभाषा आती है डेमोक और डेमोक के अनुसार। डेमोक महोदय ये कहते हैं कि डेमोक महोदय ने किसी उद्यम यानी किसी उद्योग या फैक्ट्री में प्रमुख अधिकारी और उसके कार्यकारियों के बीच होने वाले सीधा संबंध से होता है। डेमोक का मतलब यह है कि जो कोई कर्मचारी किसी उद्योग में कार्य कर रहा है और उसके बॉस, दोनों के बीच में जो भी संबंध होता है वो एक सीधा संबंध होता है, इसलिए नियंत्रण का दायरा कहलाता है। नियंत्रण के दायरे की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि यह पद सोपान व्यवस्था तथा आदेश की एकता का सिद्धांत से संबंधित होती है। यानी यह पद सोपान, जो पद क्रम होता है, निम्न अधिकारी, उच्च अधिकारी, उससे भी उच्च अधिकारी, श्रेष्ठ, इसे हाई लेवल का उच्च अधिकारी के पद क्रम के आदेशों के अनुसार ही व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। तो इसलिए ये पद सोपान व्यवस्था तथा आदेशों की एकता का सिद्धांत से संबंधित मानी जाती है। जिसमें हमारी दूसरी विशेषता ये है कि इस सिद्धांत में यह निश्चित किया करता है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है। यानी नियंत्रण का दायरा, यह सिद्धांत इस निश्चित करता है कि कोई अधिकारी, एक अधिकारी है, वो कितने अधीनस्थों को यानी अपने छोटे कर्मचारियों को निर्देशित यानी आदेश दे सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है। तो ये सिद्धांत नियंत्रण के दायरे के अंतर्गत आता है। तीसरी विशेषता यह है कि यह संगठन की संरचना और कार्यों की प्रकृति तथा अधिकारियों की व्यवस्था निश्चित करता है। यह एक संगठन की संरचना बनाता है और कार्यों की प्रकृति निश्चित करता है, और जो अधिकारी होते हैं उनकी व्यवस्थाओं को निश्चित करने का भी कार्य करता है। यानी एक संगठन को बनाने की संरचना की नियंत्रण के दायरा होता है। जैसे कोई पार्लियामेंट होते हैं और उसमें जो विधानसभा यानी जो विधायक होते हैं वह एक कार्यों की प्रकृति के होते हैं, और उन पे अधिकारियों की व्यवस्था को निश्चित करता कौन करता है? यानी जो उनका मैन, यानी जो उस पार्लियामेंट के जो मंत्री होते हैं, उनके जो अधिकारी, जो प्रधान नेता होता है यानी पीएम, तो उनको एक कंट्रोल के रूप में रखता है। तो एक निश्चित व्यवस्था के रूप में संगठन बना के रखता है। तो यह एक नियंत्रण का दायरा आता है। उसके बाद चौथी विशेषता यह है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा, आदेश तथा निर्देश निरीक्षण उतना ही अधिक होगा। यानी जो नियंत्रण का दायरा, आदेश का दायरा होता है, वो जितना छोटा होगा उतना ही सबसे अच्छा होगा। क्या होगा? उतना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी से निर्देश मिल जाएंगे, एक ही निर्देश का पालन होगा, अलग अलग अधिकारियों के निर्देश पालन नहीं होगा, और निरीक्षण उतना ही अधिक तेज़ी से आएगी। तो किसी कार्य में देरी हो रही है तो उस कार्य करने में जो एनर्जी होती है वो जल्दी आ जाती है। उसके बाद हमारी आती है नियंत्रण के दायरे की सीमाएं। अब नियंत्रण के दायरे की सीमाएं क्या है?
तो नियंत्रण के दायरे की पहली सीमा ये कहती है कि नियंत्रण के दायरे के सिद्धांत को फ्रांसीसी प्रबंधकीय सलाहकार यानी वी.एस. ग्राइसंस ने मनोवैज्ञानिक आधार पर ध्यान के दायरे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नियंत्रण के दायरे में सबसे पहले फ्रांसीसी प्रबंधकीय सलाहकार वी.एन. ग्राइस ने एक मनोवैज्ञानिक आधार पर इस सिद्धांत को ध्यान के दायरे का सिद्धांत की प्रस्तुत किया जाता है, यानी ध्यान के दायरे में प्रस्तुत किया गया था। कौन था? फ्रांसीसी प्रबंधकीय सलाहकार वी.एस. ग्राइसंस के द्वारा, और उसने भी वैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर ध्यान के दायरे के सिद्धांत का पालन किया गया था। इसी सिद्धांत में यानी ध्यान के दायरे के सिद्धांत के आधार पर वी.ए. ग्राइसंस एक गणितीय सूत्र प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? एक गणितीय सूत्र को प्रस्तुत करते हैं, और वो गणितीय सूत्र है हमारा n ब्रैकेट 2n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 इस सूत्र को प्रतिपादित करता है। n का मतलब होता है अधीनस्थों की संख्या। तो ग्राइसंस ने, जो फ्रांसीसी सलाहकार है, उसने ध्यान के दायरे के सिद्धांत में अधीनस्थों के संबंध में 3 भागों को बांटा गया था। कितने भागों को? 3 भागों को बांटा गया था। और वो भाग है एक प्रत्यक्ष संबंध, यानी जो ग्राइसंस ने अधिकारियों को 3 भागों में बांटा गया था। किसमें? ग्राइसंस ने ध्यान के दायरे के सिद्धांत में जो अधीनस्थ होते हैं यानी छोटे कर्मचारियों के जो संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष कार्य, क्या यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कार्य। दूसरा है प्रत्यक्ष संबंध को हम एस से दर्शाएंगे, और प्रत्यक्ष समूह यानी n इसे n से दर्शाएंगे, और आड़ी त्रिज्य ये एक फॉर्मूला होता है n। तो इन 3 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष समूह और आड़ी त्रिज्य। इस प्रकार ध्यान यानी जो ध्यान के दायरे की जो अवधारणाएं हैं, और वो कौन कौन सी है? ध्यान के दायरे की अवधारणाएं, ध्यान के दायरे की अवधारणाएं हम पढ़ेंगे। जैसे सर इयान हैमिल्टन के अनुसार ध्यान के दायरे की जो अवधारणाएं होती है वो है, सर इयान हैमिल्टन के अनुसार कहते हैं एक पर्यवेक्षक 3 से 4 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। यानी सर इयान हैमिल्टन के अनुसार जो ध्यान का दायरा होता है वह एक पर्यवेक्षक या 3 से 4 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। उसके बाद दूसरी अवधारणा हमारी ग्राइसंस के अनुसार, ग्राइसंस कहते हैं कि एक पर्यवेक्षक 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। कितने? 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। ओरविक के अनुसार ध्यान का दायरा क्या है? उत्तम स्तर पर 5 से 6 तथा निम्न स्तर पर 8 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा ग्राइसंस के अनुसार एक पर्यवेक्षक यानी 5 से 6 अधीनस्थों के पर्यवेक्षण कर सकता है। उसके बाद ओरविक कहते हैं, ओरविक के अनुसार उच्चतम स्तर, कहाँ पे? उच्चतम स्तर तथा निम्नतम स्तर से 8 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। सर इयान हैमिल्टन के अनुसार एक पर्यवेक्षक 3 से 4 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। कितने? 3 से 4 कर सकता है सर इयान हैमिल्टन के अनुसार। जबकि ग्राइसंस के अनुसार एक पर्यवेक्षक जो निरीक्षण करता या अधिकारी होता है, कंट्रोलिंग वाला, वो 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। ओरविक के अनुसार 5 से 6 तथा निम्न स्तर पर 8 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। कौन कहता है? ओरविक के अनुसार
उच्च स्तर पर 5 से 6 तथा निम्न स्तर पर 8 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। उसके बाद आता है लॉर्ड होलैंड व ग्राम वॉल्सन के अनुसार। लॉर्ड होलैंड व ग्राम वॉल्सन ने जो पर्यवेक्षक का दायरा बताया गया है वो 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। कितने? 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार एक पर्यवेक्षक 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। कितने? 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। तो इस प्रकार ये हमारे ध्यान के दायरे की अवधारणाएं हैं। ध्यान के दायरे की अवधारणा में सर हैमिल्टन के अनुसार में 3 से 4 बताया गया है। क्रैंकन्स के अनुसार 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है और ओरविक के अनुसार 5 से 6 जो उच्च स्तर पर और निम्न स्तर पर यानी 8 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। हॉलैंड ने 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण बताया गया है, जबकि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार जो एक पर्यवेक्षक होता है वो 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। तो हमारा अगला बिंदु है नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो कंट्रोलिंग एरिया को इफ़ेक्ट करने वाले जो रीजन है वो है अगला। तो हमारी जिसमें से नियंत्रण के क्षेत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला प्रभावित करता है हमारा कार्य। क्या करता है? कार्य प्रभावित करता है। दूसरा हमारा करता है स्थान। जैसे कार्य, हम किस कार्य को कर रहे हैं और उस पर कितना कंट्रोलिंग है, तो वो हमारा कार्य को प्रभावित करता है, नियंत्रण को। स्थान, हम किस जगह, किस स्थान पर और किस वातावरण में कार्य कर रहे हैं, वो हमारा स्थान भी प्रभावित करता है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी किस प्रकार के व्यक्तित्व के साथ हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। प्राधिकार का प्रतिनिधि, प्राधिकार का जो यानी जो हमारे अधिकार के जो प्रतिनिधि है वो किस प्रकार के हैं। 6 नंबर का है पर्यवेक्षण की तकनीकें, यानी जो हमारी निरीक्षण की तकनीकें क्या है, निरीक्षण की तकनीकें क्या होती हैं। 5वां हमारा है संगठन की परंपराएं और परिवेश। हमारा संगठन किस प्रकार की परिवेश में रहता है और परिवेश यानी जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार की परंपराएं पद्धति पर कार्य करता है, वो हमारा इससे प्रभावित करता है। पर्यवेक्षण की तकनीकें, 6 हमारा है पर्यवेक्षण की तकनीकें, यानी टेक्नोलॉजी किस प्रकार की यूज ली जाती है, तो उसमें भी जो हमारे नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है। 7वां नंबर का है ऊर्जस्वी, कुशल और बुद्धिमान तथा योग्य जो अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार के हैं, जो हमारे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। 8वां हमारा है एक तरह का काम दोहरावपूर्ण या रूटीन हो या तथा अनुमान योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुमान योग्य होना चाहिए। दूसरा है 9वां नंबर का है सुनियोजित काम, यानी जो हम काम को करने के बाद सुनियोजित होना चाहिए। एक तरह का काम दोहरावपूर्ण और रूटीन तथा अनुमान योग्य होना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमारा अगला बिंदु है प्राधिकार और जिम्मेदारी क्या है। प्राधिकार और जिम्मेदारी, प्राधिकार और जिम्मेदारी ये हमारा अगला बिंदु है। प्राधिकार का मतलब होता है यानी अधिकार का तात्पर्य उस अधिकार से है जो व्यक्ति को वैधानिक रूप से प्रदान किया जाता है तथा इसी अधिकार के आधार पर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व को क्रियान्वित करता है। प्राधिकार तथा शक्ति में अंतर होता है, जिसमें प्राधिकार की चारित्रिक विशेषता तथा वैधता होती है तथा शक्ति की बल होती है। शक्ति एक बल के रूप में करती है। प्राधिकार और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब यानी उत्तरदायित्व, प्राधिकार यानी हमारा अधिकार। प्राधिकार का तात्पर्य हमने आपको बताया था, यानी जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उनका अधिकार क्या है और व्यक्ति को वैधानिक रूप से प्रदान किया जाता है। क्या यानी एक मूलभूत रूप से अधिकार को प्रदान किया जाता है। उसी अधिकार के आधार पर व्यक्ति अपनी यानी उत्तरदायित्व जो अपने कार्य को पूर्ण करने का जो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी होती है उसको क्रियान्वित करता है और उसी प्राधिकार और शक्ति में
दोनों में एक डिफरेंट बताया गया है। क्या बताया गया है? दोनों में एक डिफरेंट बताया गया है। और वो डिफरेंट ये है कि अधिकार और शक्ति में अधिकार हमारी चारित्रिक विशेषता होती है और वेदिता होती है, तथा शक्ति एक बल प्रदान का कार्य करती है। इन दोनों में ये अंतर है। लोक प्रशासन में प्राधिकार के स्रोत यानी हमारे अधिकार के स्रोत क्या है, जो हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे समाज में जो प्रशासन है और उनके अधिकार के स्रोत क्या है। पहला आता है हमारा अधिकार के स्रोत में कानून आता है, जो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है परंपरा, जो हमारे समाज के रूप में जो परंपरा चलती आ रही है उनके आधार पर हमारा अधिकार क्या है। तीसरा है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन क्या है, यानी कानून और परंपराओं को उन योजनाओं के माध्यम से कैसे क्रियान्वित करना चाहिए। ये तीन हमारे प्राधिकार के स्रोत है। तो इसी के आधार पर जीडी मिलेट के अनुसार तीन स्रोतों में प्राधिकार की आवश्यकता होती है। अब जीडी मिलेट क्या कहते हैं? जीडी मिलेट के अनुसार प्राधिकार के तीन स्रोत बताए गए हैं। एक है कार्यक्रम प्राधिकार। कौन सा? कार्यक्रम प्राधिकार, जो किसी कार्य को संचालित करने के लिए हमें अधिकार होना चाहिए। दूसरा है संगठनिक प्राधिकार, किसी संस्था के द्वारा जो संस्थाएं होती है उनका अधिकार क्या होता है। तीसरा है बजटीय प्राधिकार। बजटीय प्राधिकार यानी जो व्यक्ति का प्राधिकार होता है। क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उनका प्राधिकार होता है। तो इस प्रकार यानी जेडी मिलेट ने तीन स्रोतों में प्राधिकार की आवश्यकता बताई गई है। पहला है कार्यक्रम प्राधिकार, दूसरा है संगठित प्राधिकार यानी किसी संगठन के माध्यम से या सांप्रदायिक के माध्यम से या सामूहिक के माध्यम से। बजटीय प्राधिकार यानी जो प्रत्येक व्यक्ति का प्राधिकार क्या होता है। प्राधिकार को यदि हम बांटा जाए तो संगठन के दो प्रकार के होते हैं, यानी जो प्राधिकार के आधार पर बांटा जाए तो हम संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक है ब्यूरो टाइप संगठन। कौन सा? ब्यूरो टाइप संगठन। दूसरा हमारा आता है बोर्ड या आयोग टाइप का संगठन। अब ब्यूरो टाइप संगठन क्या है? ब्यूरो टाइप संगठन में यानी जो अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि बोर्ड या आयोग का प्राधिकार यानी जो अधिकार होते हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों के पास होता है। अब ब्यूरो टाइप में एक प्राधिकार व्यक्ति के पास होता है, जैसे आप किसी घर के मुखिया हो, यानी कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसका सबसे बड़ा मुखिया होता है दादाजी। तो उनमें सबसे बड़ा अधिकार आता है दादाजी के पास, जो पूरे परिवार का अधिकार होता है, यानी वो आएगा हमारा ब्यूरो टाइप अधिकार में। या समाज ले लो या पंचायत ले लो, पंचायत में जो भी समाज या पंचायत में जो अधिकार होता है वो सरपंच के पास होता है। किसके पास? सरपंच के पास, जो पूरे व्यक्तित्व को अधिकार देता है। दूसरा होता है बोर्ड या आयोग का अधिकार, यानी बोर्ड या आयोग का अधिकार का मतलब ये हुआ है कि जिसमें प्राधिकार जिसमें अधिकार होते हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों के पास होते हैं। बोर्ड, आयोग, बोर्ड सचिव, मंत्री और मंत्रिमंडल या जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है, उन सब के पास अलग अलग आदेश होते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति यानी एक प्राधिकार एक से अधिक व्यक्तियों के पास होता है। प्राधिकार की विचारधारा क्या है? प्राधिकार की विचारधारा के आधार पर हम यानी अधिकार को या प्राधिकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थितिगत विचारधारा और एक स्वीकृत विचारधारा। प्राधिकार की विचारधारा पढ़ते हैं। प्राधिकार की विचारधारा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थगित विचारधारा। कौन सी? स्थगित विचारधारा। दूसरी होती है स्वीकृत विचारधारा। और स्वीकृत विचारधारा क्या है और स्थगित विचारधारा क्या है, इनको हम क्रमवाई अध्ययन करेंगे। पहली आती है स्थगित विचारधारा। स्थगित विचारधारा क्या है? स्थगित विचारधारा में मैक्स वेबर कहते हैं
जो प्राधिकार जनता की इच्छा और बेशर्त आज्ञाकारिता है। मैक्स वेबर के अनुसार स्थगित विचारधारा में जो अधिकार होते हैं वो जनता की इच्छा और उनके बेशर्त आज्ञाकारिता है, जो इस विचारधारा पर या इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ जो उच्चतम के लिए उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित है तथा उनका इसमें मानने से इनकार करना अनुचित होगा। मैक्स वेबर ये समझाना चाहता है जो अधिकार होता है वो जनता की इच्छा और बेशर्त के आज्ञाकारित होनी चाहिए, जो इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि जो उच्चतम अधिकारी अपनी इच्छा से कोई भी अधिकार जो निम्न अधिकारी के ऊपर थोपा नहीं जाए, जिससे वो मानने से इनकार नहीं कराए, अनुचित नहीं हो। उसके बाद हेनरी फ्योल ने भी प्राधिकार के आदेश के बारे में बताया गया है। हेनरी फ्योल प्राधिकार के बारे में क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल ने प्राधिकार आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञाकारिता को बाध्य करने की शक्ति दी गई है। अब वो क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्वीकृत विचारधारा के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।